हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 10 ध्यान दो। और नेक्स्ट फेज में हम लोग का ये दूसरा वीडियो है तुम्हारा इस चैप्टर का, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो, इसमें भी तुम्हारा दे रहा है कि रिसोर्सेज आर वाइटल ऑफ फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, and it was believed that resources are free gift of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and this had led to the following major problems. इसमें जिक्र कर रहा है तुम्हारा कि जो संसाधन हमारे होते हैं मनुष्य के जीवन यापन के लिए ना काफ़ी आवश्यक हमारे होते हैं, काफ़ी इसेंशियल हमारे होते हैं, और इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन की गुणवत्ता को भी बनाए रखने के लिए इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैक्टर रखता है। ठीक है, तो दे रहा है कि मानव जो है अपनी संसाधन के माध्यम से अपनी पूर्ति को मतलब अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। ठीक है, इसमें दे भी रहा है कि बिंग यूज देम इन डिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। उससे प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं हमारे? पहला है डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है। दूसरा कह रहा है एक्युमुलेशंस ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूल हैंड्स। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है। एक संसाधन संपन्न है और एक संसाधन विहीन है ना। इसमें दे रहा है कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, सोसाइटी इनटू टू ये सेगमेंट्स, हैव एंड हैव नॉट्स और रिच और पुअर। एक संपन्न वर्ग है, दूसरा गरीब वर्ग है। नेक्स्ट दे रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियों में संकट उत्पन्न हो गया है, जिसमें जैसे ग्लोबल वार्मिंग इसमें है। यहाँ देख लो, ये ग्लोबल वार्मिंग है ना, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये कॉमन चीज़ें दिखाई तुम्हारी दे रही है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस विकास में, याद करो इकोनॉमिक्स में भी तुम लोगों ने पढ़ा था जब ये डेवलपमेंट को, वहाँ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ इस चीज़ की वहाँ पर लास्टली दिखाया था तुम्हारा कि कैसे हम संसाधन को हरास कर रहे हैं और इस विकास के मतलब चक्कर में कैसे हम विनाश लीला को आमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कुछ एक्टिविटी है जो आपको करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि इमेजिन करने के लिए कह रहा है कि अगर मान लो कि तेल संसाधन ख़त्म हो जाते हैं तो इसका तुम्हारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम सभी की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है घरेलू तथा जो कृषि से संबंधित जितने भी वेस्टेज हमारे हैं उसको रिसाइकलिंग करने के लिए लोगों को विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले में कुछ सर्वे करना है, जिसमें लोगों से पूछना है कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या थिंकिंग है। बी कह रहा है कि व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट द वेस्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह की चर्चा हमारी की जाती है। अपशिष्ट पदार्थों को डिस्पोजल करने के लिए उनका क्या ख्याल है, उनका क्या विचार है, और अपने परिणामों को एक कोलाज में तैयार करना है। कोलाज योर रिजल्ट, जो भी तुमने बनाया है उसको कोलाज में प्रेजेंट करना है हमारा। तो इसको कर लेना, सेल्फ से ज़रूरी है, डूइंग एंड लर्निंग तो तुम ही लोग का है ना। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा दे रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता तथा विश्व शांति को बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत तरीके से ना बंटवारा हमारा बहुत ज़रूरी है। दे रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर द सस्टेन क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड ग्लोबल पीस। It present a trend to resource depletion by a few individuals and countries. The future of our planet is in danger. कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकुलर जो देश है अगर संसाधनों का लगातार दोहन करता रह गया या कोई व्यक्ति विशेष करते चला गया तो आने वाले समय में अर्थ जो है हमारा भविष्य, जो इसके पृथ्वी का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक तरह के जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है कि संसाधनों के उपयोग की ना योजना बनाई जाए, एक प्लानिंग तैयार की जाए हमारी। ठीक है, ये डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा फैक्टर है। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ।
सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों को तब सिक्योर कर सकते हैं जब उसके लिए हम कम से कम नियोजित तरीके से काम करने के बारे में हम सोचना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिद्धांत दे रहा है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइजेज विद द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। कह रहा है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का जो अर्थ हमारा होता है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास तथा साथ ही वर्तमान विकास की प्रक्रिया में भविष्य की पीढ़ियों के लिए ना उसकी आवश्यकता की अवहेलना न करना। इट मीन्स दैट कि आम के पौधे लगाना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर तुमको देता भी हूँ, अगर तूने अपने जीवन में आम के पौधे नहीं लगाए हो तो सोचो कि तुम्हारे पीछे के जनरेशन दादाजी और पापा या उस जनरेशन ने अगर आम के पौधे लगाए तो तुम खाते हो। यदि तुम इसी तरीके से पेड़ों को लगातार काटते चले गए और नए पेड़ नहीं लगाए गए तो अगले आने वाले समय में, एक फ्रूट की ही बात मैं कर रहा हूँ, आम जो है एक तुम्हारा इतिहास बन जाएगा, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो शब्दार्थ बन जाएगा। या इस तरीके से कोल और पेट्रोलियम की भी बातें हमारी होती हैं। यदि हम इसका विवेकपूर्ण तरीके से, है ना, अगर यूटिलाइजेशन अगर हमने नहीं किया तो आने वाले समय में जितनी भी गाड़ियाँ, अगर कुछ इनोवेटिव डेवलपमेंट और जो नई जो इन्वेंशन हमारी नहीं होती है कि पानी पर 4 व्हीलर चले या 2 व्हीलर चले, तो फिर कहीं ना कहीं वो सब कबाड़ हो जाएंगे गाड़ियाँ, जितनी भी गाड़ियाँ तुमको दिखाई दे रही है। तो आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों को, है ना, प्रमोट करें। और कहीं ना कहीं बदलते जो इन्वायरमेंटल जो एक क्राइसिस में इन चीज़ों की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है और लगभग पूरे देश में एक इन सभी चीज़ों को लेकर के ना कैंपेन चल रहा है जिसमें वन महोत्सव वगैरह की बातें हमारी की जा रही है। अभी वर्तमान में ही बिहार सरकार ने ये वन महोत्सव को लेकर के जो कार्यक्रम जारी किया था उसमें दे रहा है कि जीविका दीदी लोग ना गांव में 2.5 करोड़ के आसपास में पौधे लगाई हैं पूरे बिहार में। तो ये बहुत, और वन क्षेत्र बढ़ा है, 16.67 जो % हुआ करता था वन क्षेत्र, ये 23% के आसपास में पूरे भारत का एक नेशनल ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट रीजन का दिखा रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि एक आइडियल 33% के लक्ष्य की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो देखो, रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था हमारा जिसमें 100 देश हमारे शामिल हुए थे और ये पहला पृथ्वी सम्मेलन था जिसमें विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकासों की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए ऐसा प्रयास किया गया था। और इस सम्मेलन में उपस्थित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, यहाँ देखो, समिट वाज कन्वीन द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल एंड एजेंबल लीडर साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, है ना। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा इश्यूज है हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन फैक्टर के कारण। तुम देख भी रहे हो, हम सब लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। ठंड तो, या तो ठंड ज़्यादा पड़ रहा है ना तो बिल्कुल ही नहीं पड़ रहा है, बारिश लगभग नहीं हो रही है ना। तो ये सब, इन सभी चीज़ों के कारण हमारा एक बहुत बड़ा पर्यावरण संकट हमारा पैदा हो गया। तो इसको किसी तरीके से हम बचाना चाहते हैं, इसके लिए ऐसा किया गया था। और रियो सम्मेलन में जो हमारा भूमंडलीय वन सिद्धांत, जिसको फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो बनाया गया था, इस पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति दी गई हमारी। और एजेंडा 21 जो है UNCED प्रोग्राम है, इसमें दिए हुए है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंट डैमेज पॉवर्टी डिजीज थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट and mutual needs and share responsibility. One major objective of the Agenda 21 that every local government should draw its own local agenda. जैसे तुम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन देखते हो, चेंजेस रहता है हमारा, डिफरेंस रहता है। ग्लोबल जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी अलग अलग हमारा वेरिएशंस के साथ हमारा दिखाई देता है। तो इस एजेंडा 21 का एक सबसे बड़ा हमारा एजेंडा था जिसमें दे रहा है कि पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार, परस्पर आवश्यकताओं का मतलब सोचोगे कि हमारा कॉमन नीड का एजेंडा तय किया जाएगा, ठीक है, जिसमें समान हितों की रक्षा होगी, एक तरीके की परेशानियां हमारी होगी।
सम्मिलित जिम्मेवारियों का एहसास करते हुए विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस को रोकना है। इसके बाद में गरीबी से लोगों को ना निकालने का प्रयास करना है और रोगों से निपटना है। अगर इसको तुम समझना चाहते हो नज़दीक से, तो अभी वर्तमान में कोरोना को लेकर के जो वैश्विक स्थिति पैदा हो गई है, ये समझ विकसित करने के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ये कोरोना ने गरीबी को आमंत्रण दिया है। इस कोरोना ने पूरी मानवता पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुकी है। अब पूरा देखो वर्ल्ड इस पर लगा हुआ है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या तुम्हारा WHO हो या जो डोमिनेंट स्टेट हमारे हैं वर्ल्ड के, अमेरिका वगैरह, ये सब मिल करके ना इस पर रिसर्च कर रहे हैं और एक प्रकार की जो जानकारी एक दूसरे देशों से साझा कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है ना लोगों को इस बीमारी से बचाया जाए, है ना, और इस पर काम किया जाए। और एजेंडा 21 का एक सबसे बेहतर फैक्टर हमारा ये है कि ये लोकल बेस पर तय किया जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ की लोकल बॉडी पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों की है, तो यहाँ की अपनी एक स्थानीय समस्याएं हमारी होती है। तो अगर हर जगह के स्थानीय समस्याओं को ट्रीट कर दिया जाए, तो आने वाले दौर में हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का फैक्टर, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, साउंड पॉल्यूशन हो गया, अगर छोटे छोटे स्तर पर इसको इम्प्रूव किया जाए, तो आने वाले दौर में हम तमाम प्रकार के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन फैक्टर से हम लोग निपट सकते हैं। और इस कोरोना में जो तालाबंदी हुई पूरे देश में, इसमें पर्यावरण स्वच्छता के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। या कल परसों की न्यूज़ में मैंने देखा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक फैसला लिया है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाई जाएगी, जिसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर भी होगा, और 2 व्हीलर गाड़ियों पर 30,000 रुपये तक की छूट देने की बात उसमें हो रही है। इसका मतलब है कि प्रमोशन है। ऐसे भी दिल्ली को पोल्यूशन से बचाने के लिए वहाँ CNG चल रहा है बहुत पहले से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर तुम्हारी गाड़ियाँ वहाँ चलती है लंबे समय से। इसके बावजूद भी हाईली डेंस पॉपुलेशन होने के कारण, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा भौतिकवादी होने के कारण वहाँ पॉल्यूशन एक कॉमन है। इसमें हरियाणा और पंजाब की तरफ में या उत्तर प्रदेश के जो सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर पराली जलाने से भी ना धुएँ निकलते हैं, जो एक बहुत बड़ा स्मोक कंडीशन पैदा कर देता है। तो दिल्ली में सबसे खतरा तुम्हारा लंग्स को ही है, और एयर पोल्यूशन का लेवल काफ़ी हाई है। लेकिन पिछले दिनों से लगातार प्रयास करने के बाद में, जिसमें CNG को प्रमोट करना, इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट करना, ऐसी गाड़ियों पर सब्सिडी रिलीज़ करना, या इथेनॉल प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, बायोफ्यूल्स को प्रमोट करना, ऐसी तमाम गतिविधियों के कारण, या इवन और फार्मूला भी उसको तुम लोग कह सकते हो, जो गाड़ियाँ एक दिन इवन चलेगी एक दिन ऑड चलेगी, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना है, ऐसी गतिविधियों से दिल्ली में पॉल्यूशन के लेवल को काफ़ी हमारा कम कर दिया गया है। तो ये सब बातें जो हमारी होती है, ये एफर्ट दिखाता है कि कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा है रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें नियोजन संबंधी संसाधनों को ना विवेकपूर्ण तरीके से यूज़ करने की जो बात की जाती है। इसमें भी दे भी रहा है कि प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटेजी फॉर द जुडिशियस यूजेज ऑफ रिसोर्स, है ना, न्याय संगत तरीके से हम संसाधनों का प्रयोग करेंगे। इसलिए भारत जैसे देशों में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता देखी जाती है, और ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा हो जाता है। क्योंकि तुम देखोगे कि रिसोर्सेज के तौर पर अगर हम स्रोतों की खोज करेंगे, तो ये हमारे भारत के अंदर में ही ना अनइवन कंडीशंस में उपलब्ध है। तो यहाँ अगर हम जुडिशियस वे में इसका यूज़ ना करेंगे, तो आने वाले समय में और भी कहीं ना कहीं क्राइसिस और बहुत बड़े लैकनेस का सामना हमारा करना पड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा है कि ऐसे भी प्रदेश है जहाँ पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में है ना संसाधनों की उपलब्धता है, जबकि दूसरे देशों में, राज्यों में इसकी काफ़ी कमी है, और संसाधन संपन्न राज्यों में इसकी गिनती कर रहा है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिक्र कर रहा है, जहाँ पर खनिज संसाधन और कोयले की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में दे रहा है कि जल संसाधन की कोई कमी नहीं है, फिर भी वहाँ पर मूल विकास की कमी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो ना कि संसाधन संपन्न राज्य होने के बावजूद भी वहाँ की जनसंख्या और जीवन प्रत्याशा की जो हमारी दर है, जिसको लाइफ सस्टेनिंग कंडीशंस जिसको हम लोग कहते हैं, ये काफ़ी निम्न स्तर का है। ये झारखंड और छत्तीसगढ़ तो इसके एकदम एग्जाम्पल है। अगर तुमको अरुणाचल प्रदेश जाने में परेशानी होती है, तो मैंने तो हम लोगों तो नज़दीक से देखा है इन चीज़ों को। झारखंड इतना ज़्यादा रिच स्टेट है, मतलब मिनरल्स के मामले में, कि वहाँ के खनिज संसाधनों से देश के 70% ज़रूरतों की पूर्ति हमारी होती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं तुम्हारा झारखंड का।
इवन झारखंड का अगर कंपेरिजन तुम करो तो बिहार के रेस्पेक्टिव 434 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर की डेंसिटी है, लेकिन वहाँ तुम देखोगे लाइफ सस्टेनिंग एज है ये काफ़ी, मतलब औसत जो हमारा 66 साल है पूरे भारत का, उसके अपेक्षा काफ़ी कम है। वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखोगे वो भी काफ़ी हाई है। लिटरेसी रेट की स्थिति बहुत गंदी है। जो जॉब प्रोफेशन की जो बातें हमारी की जाती है सब यही इसी तरीके का काम करते हैं, चतुर्वर्गीय कर्मचारी वाला है ना, वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हमारे होते हैं। और लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं हो पाया, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वालों के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा कहा जाता है झारखंड के बारे में कि 70% वहाँ की जो संपदा पर पूरे देश रन करता है, और वहाँ की 70% आबादी भी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो एक बहुत बड़ा स्याह सच है जिसको तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि संसाधन की संपन्नता से मानव विकास को कैसे जोड़ करके ना उसको प्रमोट करने की बात हमारी की जानी चाहिए। राजस्थान में भी दे रहा है ये विंड मिल्स का, सोलर एनर्जी वगैरह का काफ़ी संभावनाएं दिखाई देती है हमारी, लेकिन वहाँ पर जल संसाधन की कमी है। वही लद्दाख क्षेत्रों में दे रहा है कि कोल्ड डेजर्ट होने के कारण ये देश के अन्य हिस्सों से अलग थलग पड़ा हुआ है, और इस प्रदेशों की जो सांस्कृतिक विरासत कल्चरल हेरिटेज जो है ना काफ़ी अच्छा होने के बावजूद भी बेसिक नीड जो हमारा होता है, जिसमें वाटर हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया या बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हमारे होते हैं, उसकी बहुत बड़ी लाइकनेस वहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता हमारी महसूस की जाती है। अब इसके एग्जाम्पल तुमको अगर समझना होगा, इन 3 4 5 राज्यों की जो मैंने जिक्र किया है उसके क्या कहते हैं समुचित विकास के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए अगर नेशनल एजेंडा हम तैयार नहीं करेंगे तो हम रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ नहीं कर पाएंगे, और देश के अंदर ही ना असंतोष की लहर ऐसे पैदा हो जाएगी कि देश में सिविल वार की कंडीशन पैदा हो जाएगी, और काफ़ी इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है ना। और नेक्स्ट तुम्हारा है संसाधन नियोजन में, भारत में संसाधन नियोजन, तो ये तुम्हारा यहाँ हो जाएगा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, है ना। भारत में संसाधनों को नियोजित करने के लिए किस प्रकार के एफर्ट हमारे किए जा रहे हैं, तो देखोगे इसमें दे रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द country. This involve surveying, mapping and qualitative and quantitative estimations and measurement of the resources. पहला कह रहा है तुम्हारा कि देश के विभिन्न राज्यों में संसाधनों की पहचान कर उनकी सूची को बनाना हमारा ज़रूरी है, और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, लोकल सर्वे होना बहुत ज़रूरी है, मैप बनाना, है ना, और संसाधनों की गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना और उसकी मापन, मेजरमेंट करना शामिल है। पहला काम तो यही ना होगा, एस्टिमेशन क्रिएट करना और सर्च करने के लिए एक रोड मैप हमारा तैयार करना। दूसरा है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, एंडोर्ड विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। संसाधनों के विकास की योजनाएं लागू करने के लिए हमारे पास में उपयुक्त टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास में स्किल होना बहुत ज़रूरी है, तथा हम इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को प्रमोट करेंगे। जैसा अभी कोयले को खनन करने के लिए भारत में हमारा CMPDI है ना, रांची वगैरह इसका मेन ऑफिस है जहाँ पर कोल संसाधन है। या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का एक और एजेंडा हमारा है ISM धनबाद के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। वहाँ पर माइनिंग से रिलेटेड तमाम प्रकार के एजुकेशन दे करके ना एक मैन फोर्स तैयार किया जाता है, मैन पावर वहाँ पर तैयार किया जाता है कि कैसे हमारे ये आने वाले समय में इस प्रकार के रिसोर्सेज को ना डेवलप करने में हमारी मदद करेंगे। तो ये सब एग्जांपल हमारे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का हमारा उदाहरण है। नेक्स्ट कर है संसाधन विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। ये थर्ड वन है तुम्हारा मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। हाँ, क्षेत्रीय राज्यों से तुम्हारा ना राष्ट्रीय स्तर पर उसका संतुलन बनाना। और दे रहा है कि स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद संसाधन नियोजन के उद्देश्य से प्राप्ति करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसी समय से इन बातों पर विशेष बल हमारा दिया जा रहा है।
और इसमें जिक्र भी कर रहा है कि संसाधनों के विकास के लिए उसकी उपलब्धता का होना आवश्यक शर्त है, और इसमें टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। संस्थाओं की जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, इसके बिना संभव हमारा नहीं है। और देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में इनकी गिनती होती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने झारखंड और अरुणाचल और तमाम प्रकार के राज्यों का जो जिक्र किया है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हमारे हैं जहाँ पर संसाधन की तो कमी है, लेकिन वो आर्थिक तौर पर संपन्न और अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसमें एक दे रहा है कि कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स एंड द सम रिसोर्सेज पुअर बट इन इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, गिव रीजन सच एज अ सिचुएशन। उसका डूइंग एंड लर्निंग में एक तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो बोल्ड लेटर में दिए हुए हैं कि आप ऐसे राज्यों का पता लगाए, उसके कारणों का हमारा पता लगाने का प्रयास करो, कैसा हमारा क्यों है। तो इस तरीके से कह रहा है कि भारत में विकास की जो सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मूलतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं होता है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, इसमें टेक्नोलॉजी हम लोग कहते हैं, मानव संसाधन की गुणात्मकता, उसकी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, और कुछ ऐसे हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं रिसोर्स का हमारा जुडिशियस यूजेस और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। नेक्स्ट दे रहा है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम दे रहा है कि संसाधनों के रक्षा करने की जो इसमें बात की जाती है। तो ये पूरा सिद्धांत जो तुम्हारा है इसमें ये एक सर्वे तुम्हारा दे रहा है 1968 का क्लब ऑफ रोम का, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल का, और गांधी दर्शन की एक बार फिर से दोहराने की जो बात उसमें की गई थी। और इसमें कॉमन फ्यूचर प्रोग्राम, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम पर ये एजेंडा आगे बढ़ा था, और जो इसमें गांधी के सिद्धांतों पर विशेष बल दिया गया था। और इसमें देखोगे गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर इस कंजर्वेशन को लेकर कहा था, गांधी वाज वेरी अडॉप्ट इन द कंसर्न अबाउट द रिसोर्सेज ऑब्जर्वेशन इन दीज वर्ड्स, है ना, दिस इज एनफ फॉर एवरीबडी need and not this is enough for everybody need and not for anybody's greed। ये गांधी ने कहा था कि जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास में हर एक व्यक्ति और विशेष की ना आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काफ़ी है, लेकिन उसके लालच को ना पूरा नहीं किया जा सकता है। यानी कि पेट को भरा जा सकता है, पेटी को नहीं भरा जा सकता है। और गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधनों का हरास हुआ है, हरासमेंट जो हुई है हमारी, उसके लिए सबसे बड़ा हमारा फैक्टर है ग्रीडी स्वभाव और स्वार्थी व्यक्तित्व तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की सूचनात्मक प्रवृत्ति में विकास करना। इसीलिए महात्मा गांधी जो थे ना, इसमें तुम्हारा दिए हुए भी है कि ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। वो कहते थे कि छोटे छोटे लघु और सूक्ष्म उद्योग या कुटीर उद्योगों को न बढ़ावा देने की बात करते थे, जिससे रोजगार के अवसर भी हमारे पैदा होंगे और संसाधनों पर समान रूप से सबका हमारा हक होगा, है ना, यानी कि संसाधनों का समान वितरण होगा। और इस तरीके से उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की थी। ये मास प्रोडक्शन के नाम पर जो चिमनी के धुएं निकलते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है, या तुम देखोगे ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह होता है, हमारा इन्वायरमेंट टैक्स नहीं लेता है बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों से। अब इसके एग्जांपल के तौर पर तुम ऐसे समझो कि ये चिप्स और कुरकुरे खाते हो तुम लोग, तो चिप्स कुरकुरे खाते हो तो उसका पैकेट जो आता है, अब तो उसके पैकेट तो प्लास्टिक के ही होते हैं। एक तरह प्लास्टिक, जनरल प्लास्टिक को, पॉलीथीन को बैन करने की बात हो रही है। तो ऐसे सरकार कोई पॉलिसी लाए था ना कि वो अगर आता है तो एक ग्रीन टैक्स भी उससे लें हम, कि आपके वेस्ट को यूज़ होगा और जो कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा बनेगा। तो इसको डिस्पोजल करने के लिए हमारे पास रिसोर्स विकसित करना है, तो हो सकता है कि एक पैकेट पर 3 रुपये ले लेता। तो ऐसा नहीं ना है ये पॉलिसी। और बड़े मास लेवल पर जब ये प्रोडक्शन निकल करके सामने आता है तो बड़ी मशीनरी चलती है, बड़े स्तर पर कोल या तमाम प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कंजम्पशन हमारा होता है। तो एक बड़ा वर्ग जो है पूंजीपति वर्ग, जिसको हम लोग कैपिटलिस्टिक व्यवस्था कहते हैं, ये क्या करता है कि संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन करता है और पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है, और सबसे ज़्यादा लाभ भी वही कमाता है। अब उस मान लो कि कोयले के चिमनी से जो धुएँ निकल रहे हैं, है ना, बड़े ऑफिस कॉर्पोरेट वगैरह लीड करता है, जो उससे एसी उसी चलने से तुम्हारा जो CFC फैक्टर जनरेट होता है, इससे पर्यावरण की हमारी क्षति होती है। तो इसमें क्या है, इसमें तो 90% जो आम जनता है उसको तो नुकसान ही उठाना पड़ रहा है।
अगर यही चीज़ें छोटे छोटे स्तर पर होती तो लोगों को मैक्सिमम रोज़गार भी मिलता और इतने बड़े स्तर पर ना संसाधनों का हमारा ह्रास भी नहीं होता। तो गांधी का सिद्धांत हमारा कंजर्वेशन को लेकर के यही था। ठीक है, तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज तक का ये पूरा सेगमेंट तुम्हारा कंप्लीट हो गया इस वीडियो क्लिप में, है ना। इसके साथ मैं वो सर वाला भी वीडियो मैं भेज दूंगा, तुम लोग दोनों इसको देख लो, समझो, और फिर भी यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ओके।